Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the Gauss's law and its applications. Let's start. हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से और साथ ही हम चलेंगे गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की तरफ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए तो ये बात हमें जनरल कही जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिहाज से, जो पास कर रही हों यूनिट एरिया में से, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर फर्दर बात की जाए तो याद रखिएगा कि फ्लक्स को हम शो करते हैं फाई से। फाई असल में फ्लक्स का सिंबल है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फिर यहाँ पर फाई ई आ जाता है, दैट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक। फाई ई इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट ए। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज द वेक्टर एरिया। डॉट प्रोडक्ट है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो इट बिकम्स ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब नोट कीजिएगा, अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट्स बात करना चाहूँ ना तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर बन जाता है। जैसे कि फर्ज कीजिए अगर हमारे पास ये एक यूनिट एरिया है, दिस इज यूनिट एरिया, इसको मैं सिंपल ए कह रहा हूँ, और लाइंस मूव कर रही हैं टुवर्ड्स दिस एरिया समथिंग लाइक दिस, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अब अगर देखा जाए तो जो इंटेंसिटी और जो एरिया का एंगल बनता है दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो फिर हमें क्या यहाँ पे 90 पुट करना चाहिए? स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ए है वो वेक्टर एरिया है, एरिया नहीं है। दिस थिंग इज कॉल्ड सरफेस एरिया, जबकि जो हमारे पास फार्मूला में गिवन है दैट इज वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस एरिया के ऊपर नॉर्मल एंगल 90 पर ड्रॉ की जाती है। लाइक इफ दिस इज द बोर्ड देन दिस इज वेक्टर एरिया ऑन इट, क्योंकि इसका एंगल 90 बन रहा होगा। इफ दिस इज द बोर्ड, अगर ये बोर्ड इस तरह से है तो इस पर ये हमारे पास वेक्टर एरिया ड्रॉ होगा जिसका एंगल 90 बन रहा है। तो अब हमने जो भी एंगल पढ़ना है ये वाला, तो ये एंगल एक्चुअल में इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान नहीं है। दिस एंगल इज एक्चुअली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अगर हम यहाँ से देखें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखें ई होता है न्यूटन पर कूलम, ए होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जिसको अगर हमने जनरल टर्म्स में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब पर एम्पेयर। और स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ वोल्ट ये यूनिट ऐसे भी आ सकता है, जैसा कि हम जानते थे, आपको याद होगा ये बात कि जो न्यूटन पर कूलम है ना, दिस इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। अगर मैं इसकी जगह पे वोल्ट पर मीटर पुट करूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कैन बिकम वोल्ट मीटर, क्योंकि पर मीटर एक मीटर से कट जाएगा, बाकी बच गया सिर्फ मीटर। सो वोल्ट मीटर इज आल्सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ज़रा नोट कीजिएगा, क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट था
तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स कैसे हो सकता है। तो चलिए नोट कीजिएगा। अगर तो हमारे पास इस तरह से लाइंस मूव कर रही हूँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपने वर्ड्स पर बड़ा फोकस करना है, वर्ड्स आर सो इम्पॉर्टेंट। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर हों, if electric field lines are perpendicular on surface area, जबकि if electric field lines are parallel to vector area, नॉर्मल टू सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम है, दोनों सिचुएशन बिल्कुल सेम क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर इस केस में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज 0 डिग्री, कॉस 0 एक्चुअली बिकम्स 1। तो हम कहते हैं कि दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स। अगर यहीं से देखा जाए तो मिनिमम कैसे हो सकता है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि दिस ई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू, आर लाइक दिस, पैरेलल टू सरफेस एरिया, जबकि परपेंडिकुलर टू वेक्टर एरिया। नोट कीजिएगा, इफ फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एरिया, तो फिर एंगल 90 आएगा, कॉस 90 0 होता है, सो फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो पूछा जा सकता है विच कंडीशंस आर ट्रू फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए दो बातें सच हैं, एक कि इंटेंसिटी परपेंडिकुलर हो सरफेस एरिया के, सेकंड बात कि इंटेंसिटी पैरेलल हो वेक्टर एरिया के। और मिनिमम फ्लक्स के लिए भी यही दो बातें कि एक तो इंटेंसिटी परपेंडिकुलर हो किसके, वेक्टर एरिया के, और सेकंड इंटेंसिटी पैरेलल हो किसके, सरफेस एरिया के। ऑपोजिट केस है हमारे पास यहाँ पे, तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम से ट्रांसफ़र कर देगा मिनिमम की तरफ। नोट कीजिएगा, मैक्सिमम फ्लक्स इज ई ए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस फार्मूला को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स कॉज ऑफ थीटा। क्योंकि देखें ना, ई ए तो मैक्सिमम फ्लक्स था, तो मैंने इसी फार्मूला को इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर मैं इसके केसेस ड्रॉ करना चाहूँ तो ज़रा नोट कीजिएगा, केसेस हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट केस हम ड्रॉ कर सकते हैं जब एंगल 0 हो, इफ एंगल इज 0 डिग्री। सेकंड केस ड्रॉ हो सकता है जब एंगल 30 डिग्री हो, इफ एंगल इज 30 डिग्री। थर्ड केस ड्रॉ हो सकता है जब एंगल 45 डिग्री हो। फोर्थ केस ड्रॉ हो सकता है जब एंगल 60 डिग्री हो। और फिफ्थ केस ड्रॉ हो सकता है जब एंगल 90 डिग्री हो। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमें पता लग गया कि फ्लक्स की डिपेंडेंस तीन चीज़ों पर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक दूसरा एरिया, और तीसरा एंगल। एंगल पर डिपेंडेंस कैसे है वो हम सारा कुछ यहाँ पे देख लेंगे। अगर 0 डिग्री की बात करें तो cos 0 तो 1 होता है। इफ cos 0 इज 1, सो फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई ए।
इफ एंगल इज 30 तो cos 30 होता है √3/2. सो फ्लक्स इज इक्वल टू √3/2 मैक्सिमम फ्लक्स. और अगर हम यहां से देखें ना, सो इट वी कैन आल्सो राइट इट एज फ्लक्स इज इक्वल टू 0.866 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, जिसका बेसिकली मतलब है 86.6% ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स. अगर तो हम बात करते हैं 45 डिग्री पे, तो यही फॉर्म कुछ ऐसी बन जाती है कि cos 45 इज 1/√2. सो दिस बिकम्स 5 मैक्सिमम बाय √2. We can also write it as flux is equal to 0.707 times of maximum flux, जो हमें दे सकता है 70.7% of maximum flux. Now cos 60. Students, cos 60 is 1/2. So we can get half of the maximum flux. Half of the maximum flux, जिसको मैं 50% भी लिख सकता हूँ. और लास्ट पे 90. हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, cos 90 तो 0 होता है, तो फिर अगर तो एंगल 90 हो जाए तो फ्लक्स भी 0 होता है, जिसको हम मिनिमम फ्लक्स भी कह सकते हैं. तो यहाँ से हमें डिफरेंट एंगल्स की फॉर्म में एमसीक्यू पूछा जा सकता है. लाइक हमें एमसीक्यू कुछ ऐसे आ सकता है. हम एमसीक्यू यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं. एमसीक्यू कैन कम समथिंग लाइक दिस. नोट कीजिएगा, हमें एमसीक्यू ये पूछा जाता है कि एट व्हाट एंगल फ्लक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स. किस एंगल पर हाफ ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स होगा? अल्फा कहा जाता है 30 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, चार्ली 60 डिग्री, डेल्टा 75 डिग्री. तो ये बात तो ऊपर पढ़ नहीं चुके हम, ये तो बात तो हम कर चुके हैं कि हाफ ऑफ मैक्सिमम किस पे होता है? 60 पे होता है. अगर एंगल 60 हो जाए तो फिर हमें गेन होगा 5 मैक्सिमम cos 60 स्टूडेंट्स, जो बन जाता है 1/2 ऑफ 5 मैक्सिमम. सो ओवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली 60 डिग्री. ये हमारा एक क्वेश्चन है फ्लक्स के मुतालिक. स्टूडेंट्स, इस तरह से ही हमें क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है. ज़रा नोट कीजिएगा. क्वेश्चन कैन आल्सो कम लाइक दिस. जैसे भी हम नोट करेंगे, हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन हमें ये आ सकता है कि फाई इज इक्वल टू E डॉट A is applicable only on हमें अल्फा ऑप्शन दे दी जाती है spherical surfaces, बीटा कह देते हैं फ्लैट सरफेसेस, चार्ली कह देते हैं सिलेंड्रिकल सरफेसेस, और डेल्टा कह देते हैं सर्कुलर सरफेसेस. अब सिंपल एक चीज़ नोट कीजिएगा, हमेशा E डॉट ए की जब आप बात करेंगे ना, तो E डॉट ए में जो A है वो वेक्टर एरिया है. वेक्टर एरिया सरफेस के ऊपर एंगल 90 बनाता है, और ये एंगल 90 तभी बना सकता है अगर वो सरफेस फ्लैट होगी,
क्योंकि कर्व्ड सरफेस के ऊपर तो कभी एंगल 90 नहीं बनेगा, वो तो हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा होगा। सो ई डॉट ए इज ओनली एप्लीकेबल टू फ्लैट सरफेसेस ओनली। ये बात हमने याद रखनी है कि ई डॉट ए इज ओनली एप्लीकेबल टू फ्लैट सरफेसेस ओनली। सो हमें फ्लक्स से इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने गॉसेस लॉ की तरफ। अगर हम बात करते हैं गॉसेस लॉ की तो याद रखिएगा कि गॉसेस लॉ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी एप्लीकेशंस हैं। हमें गॉसेस लॉ सिंपल से बात ही बताता है कि जो भी फ्लक्स है किसी भी क्लोज्ड सरफेस का, तो ये बात ये सीखने को मिली कि गॉसेस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू क्लोज सरफेसेस। Flux is equal to 1 by epsilon naught times total charge enclosed. Epsilon naught is same permittivity of free space. देखें क्लोज सरफेसेस के ऊपर जहाँ पे E डॉट ए का फार्मूला फेल हो जाता है, जहाँ पर रैंडम शेप मिल जाए या जहाँ पर हमें स्फेरिकल शेप्स मिल जाए, जहाँ पर E डॉट ए प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाता या हमें इसको अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ता है, उसके लिए बहुत इजी है कि हमने इसको मॉडिफाई करके क्या बना लिया, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कहता है कि एवरी क्लोज सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स होगा, जो उसमें से लाइंस पास कर रही हैं किसी भी चार्ज की, दैट इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं कि इस लॉ के मुताबिक हम कौन कौन सी शेप्स को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी शेप्स की तरफ कि इसकी एप्लीकेशंस बेसिकली हैं क्या। सबसे पहली बात जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज अ चार्ज्ड स्फीयर। हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी आउटर सरफेस पर हमने चार्ज दे दिया है और हमने उसके सेंट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और देखना है कि इंटेंसिटी है कि नहीं है। स्टूडेंट्स, दिस इज अ चार्ज स्फीयर आ गया है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमने इसके आउटर सरफेस सारा चार्ज दिया हुआ है। दिस इज चार्ज ऑन इट्स आउटर सरफेस। अब नोट कीजिएगा कहा यह जाता है कि बताइए इसके सेंट्रल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किस तरह से हम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। इसकी रेडियाई हैं हमारे पास, हमने इस ओ पॉइंट पे फाइंड करना है। सबसे पहली बात, जो आपने लॉ पढ़ा अपनी एफएससी में, रूल्स पढ़े, स्टेप्स पढ़े, वो एक अलग केस है। हमने डायरेक्ट सॉल्व करना सीखना है कि हम कैसे करेंगे। मैं एक ग्राफ की मदद से आपको दोनों चीज़ें प्रॉपरली बयान कर दूंगा, पर सबसे पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आपने वहाँ पर पढ़ा प्रॉपर कि हमारे पास फाई इज इक्वल टू ए डॉट ए होता है। ए तो ज़ीरो नहीं है तो फिर ए ज़ीरो होगा, वो एक सेपरेट केस है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम ये पढ़ते हैं कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। उम्मीद है कि ये आपको याद होगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। असल में ना हमसे इस तरह से थोड़ी सी बात करना चाहता है। हमें ये बताना चाहता है कि इंटेंसिटी वहीं पर होगी जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमने बात ऐसे ही पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये भी बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं हाई पोटेंशियल से और एंड करती हैं लो पोटेंशियल पे। किसी ऐसी सिचुएशन को सोचें, किसी ऐसे रीजन को सोचें जहाँ पर ना तो हाई पोटेंशियल है ना लो पोटेंशियल है, वहाँ पे सारा पोटेंशियल सेम है। डैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। अब ऐसा रीजन, ऐसी सरफेस जहाँ पर डिफरेंस है ही नहीं, जहाँ पर ना कोई हाई है ना कोई लो है, जहाँ पर पोटेंशियल इक्वल है, तो क्या वहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल होगा? लाजमन सी बात है, नहीं होगा। और अगर चेंज इन पोटेंशियल नहीं है तो इंटेंसिटी भी नहीं होगी,
क्योंकि इंटेंसिटी तो होती ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। अब आपने अपने एफएससी में ये पढ़ा कि इस सरफेस के सेंटर में इंटेंसिटी 0 होती है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से एक और बात बताना चाह रहा हूँ। अगर इसके सेंटर में इंटेंसिटी 0 है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर में पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का भला क्या मतलब होता है? इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V2 माइनस V1। दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो फिर आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V1। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल तो थ्रू आउट द सरफेस क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाए, मैं कुछ आपको यूं बता देता हूं। इफ क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ देयर इज पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अ स्फीयर is 5 volt, then what will be the potential at center of sphere? अगर तो सरफेस पर 5 वोल्ट है तो सेंटर पर कितना होगा? अल्फा आया 5 वोल्ट, बीटा आया 2 वोल्ट, चार्ली आया 5 वोल्ट, डेल्टा आया 10 वोल्ट। अगर सेंटर पर हमने निकालना है, सरफेस पर 5 है, तो आप सिंपल सी बात देखिए, हमने बोला क्या पढ़ा है कि इंटेंसिटी 0 होती है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। स्टूडेंट्स, अगर तो हमारे पास सरफेस पर 5 वोल्ट पोटेंशियल है तो सेंटर पर या हर पॉइंट पर भी 5 वोल्ट ही होना चाहिए, पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तभी तो इंटेंसिटी 0 होगी। तो याद रखिएगा कि इफ पोटेंशियल एट सरफेस इज 5 वोल्ट, पोटेंशियल एट सेंटर इज ऑलवेज 5 वोल्ट, वो हमेशा सेम होता है। हमसे ये बात ऐसे भी पूछी जा सकती है कि इफ पोटेंशियल एट सरफेस इज 10 volt, then change in potential difference at center is, if potential at surface is 10 volt, तो फिर कितना चेंज होगा? हमें ऑप्शन दी जाती हैं 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि 10 वोल्ट कहा गया था, 10 वोल्ट ही होना चाहिए, तो ये तो गलत है क्योंकि अब की बार वो पोटेंशियल नहीं पूछ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा 0 होता है, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा? 0 वोल्ट। पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। और अगर हमें इसी क्वेश्चन में वो पूछता इंटेंसिटी क्या है, तो स्टूडेंट्स आंखें बंद करके इंटेंसिटी भी 0 होती। अब ये सारी बातें हम क्यों ना ग्राफिकल फॉर्म में देखें, चेक कीजिएगा ज़रा। हम फर्ज कर लेते हैं कि दिस इज सेंट्रल लाइन, ये हमारे पास सेंट्रल लाइन आ गई जो सेंटर से आ रही है। ये इस बॉडी की सरफेस की लाइन है और बिल्कुल सेम अंदाज में अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये इस बॉडी की सरफेस की लाइन है और हमने इससे फर्दर भी मूव करना है। हम इतना आर मूव कर जाते और हम इस सरफेस से भी इतना आर स्टूडेंट्स मूव कर जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास वो लाइन जो फर्दर डिस्टेंस को शो करने जा रही है। ये लाइन हमें फर्दर डिस्टेंस को शो करने जा रही है। ये आ गई हमारी
फर्दर डिस्टेंस की लाइन। इसे मैं कुछ यूं भी शो कर सकता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे ऐसे करके लाइन आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0। यहां से लेके ये 0 से लेके ये भी r है रेडियस और ये भी r है रेडियस, जबकि इससे आगे ये r डिस्टेंस मूव का वो डिस्टेंस था और ये r जो हमने मूव करवाया वो वाला डिस्टेंस था। बिल्कुल सिमिलर वे में ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा कि ये 0 r रेडियस r और r। अब ज़रा नोट कीजिएगा, मेरे पास एक चार्ज बिल्कुल सेंटर पर पड़ा हुआ है, एक चार्ज बिल्कुल सेंटर पर प्लेस किया गया। उसका पोटेंशियल क्या होगा? वही जो किस पे था? सरफेस पे था। हम पहले करते हैं बात पोटेंशियल की। जो पोटेंशियल सरफेस पे था वो ही पोटेंशियल इधर, थोड़ा चार्ज को यहां पर मूव करवाया, पोटेंशियल सेम, थोड़ा चार्ज को ओ यहां मूव करवाया, सरफेस तक आने तक पोटेंशियल सेम। चार्ज को मैं ऐसे इस तरफ भी ले गया, स्फीयर के अंदर मैं चार्ज को जहां पर भी लेके जा रहा हूं स्टूडेंट्स, इसका पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल नहीं वेरी कर रहा। अच्छा, जैसे मैं सरफेस से अवे लेके जाता हूँ, आपको पता है कि दूर जाने पर पोटेंशियल रेडियस के या फिर डिस्टेंस के, रेडियस नहीं डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां मुझे आइसोथर्म जैसी कर्व मिलेगी, आइसोथर्म जैसी कर्व। स्टूडेंट्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब आप एक डिस्टेंस से आए स्फीयर की सरफेस पर, फिर उसके अंदर मूव करें, फिर उससे बाहर दूर चले जाएं। जब मैं यहाँ से पास आ रहा था तो पोटेंशियल बढ़ रहा था क्योंकि डायरेक्ट लिंक था और इन्वर्स लिंक था। डिस्टेंस कम हो रहा था, पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा था। सरफेस पर आया, पोटेंशियल v हो गया। सरफेस के अंदर सारा मूव किया, पोटेंशियल सेम रहा। सरफेस से फिर अवे जा रहा हूँ तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि सरफेस से लेके बॉडी के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। और अगर तो पोटेंशियल सेम हुआ, अगर तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल के कांस्टेंट होने का मतलब ही ये है कि चेंज इन पोटेंशियल क्या है? 0 है। अब ना हम ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका? इंटेंसिटी का भी। चलिए अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ बात की इंटेंसिटी की। हम यहाँ पे चार्ज को तो लेके थे, हम इसे मूव कर रहे हैं स्फीयर की तरफ। जिस तरह से हम किसी चार्ज के पास जा रहे हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के मामले में इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स आती है। तो जो हमें यहाँ पे ग्राफ मिलेगा ना, वो ग्राफ मिलेगा एडियाबैट की तरह का। अब क्योंकि हमारे पास ई इनवर्स है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो हमारे पास ये मिलेगा हमें स्टीपर टर्म्स में कुछ ऐसा गेन होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास ये पॉइंट है, ये देखिए स्टीपर। अब हम आ गए हैं किस पे? सरफेस पे। सरफेस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा पास है हम चार्ज स्फीयर के। जैसे ही अंदर चले गए तो चेंज इन पोटेंशियल इज 0 फॉर इंटेंसिटी इज 0 पूरे स्फीयर में। क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट था तो इंटेंसिटी 0 रही। पोटेंशियल कांस्टेंट, इंटेंसिटी 0। जैसे दोबारा सरफेस पर आए तो दोबारा सरफेस पर आते ही इंटेंसिटी फिर मैक्सिमम। फिर हम दूर जा रहे हैं तो फिर हमें एडियाबैट की तरह का इधर ग्राफ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स,
ग्राफ प्रॉपर हमें ये बात बता रहा है कि जब हम स्फीयर के पास या दूर जा रहे होंगे तो पॉइंट चार्ज वाले फार्मूलाज वैलिड होंगे, और जब हम स्फीयर के अंदर मूव कर जाएंगे तो इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जैसा हमें गॉसेस लॉ बयान करता था। लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल अलबत्ता ज़ीरो हो जाएगा। जो देखिए हमारे सारे क्वेश्चंस भी इसके साथ मुकम्मल एग्री करते हैं। ये था हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। स्टूडेंट्स, साथ हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ विच इज़ बेसिकली इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करनी है तो हमने ये नहीं समझना कि ये तो शीट इतनी बड़ी होगी कि ये इन्फिनिटी तक फैली हुई है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। असल में ऐसी शीट जिसका साइज़ एक चार्ज की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको चार्ज के कंपैरेबल वे में इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कह देते हैं। इनफाइनाइट का जो हम कहते हैं ना, अनडिफाइंड है, जो बहुत बड़ा है, वो एक बॉडी के लिहाज से स्टूडेंट्स होता है, वो जनरली इनफाइनाइट नहीं होता। तो हमारे पास ये एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर दिया है ऑल ओवर द सरफेस। हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल्ड है ऑल ओवर द सरफेस। और देखें, ये एक शीट ऑफ चार्ज है। शीट ऑफ चार्ज इज बेसिकली नॉट अ क्लोज्ड सरफेस। तो याद रखिएगा कि जब भी हमने इस पर गॉसेस लॉ अप्लाई करना होता है ना, तो गॉसेस लॉ अप्लाई शीट ऑफ चार्ज के ऊपर नहीं होता, क्योंकि शीट ऑफ चार्ज तो एक क्लोज सरफेस है ही नहीं। फिर गॉसेस लॉ अप्लाई किस पे होता है? गॉसेस लॉ अप्लाई उस गॉसियन सरफेस पे होगा जो आपने इमेजिन करनी है। जो हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास इस केस में एक सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन होगी जिसका एक एंड ये है और जिसका सेकंड एंड यहाँ पे कुछ यूँ आ जाएगा। सो द सिलेंड्रिकल सरफेस इज बेसिकली अ क्लोज सरफेस। तो इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई होता है। और हम देखते हैं कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड थ्रो करता है, और जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी वो भी बिल्कुल इसी तरह से रेडियली आउटवर्ड्स चली जाएंगी। और यहाँ से अगर देखें तो बिल्कुल सेम केस, रेडियली आउटवर्ड्स यहाँ से भी फील्ड लाइन चली जाएंगी। और हमने देखा कि क्योंकि यहाँ पर चार्ज इस पूरी शीट पर फैल जाता है, और आपको याद होगा कि हमने ये बात ना पहले भी की थी कि जब भी हम किसी बॉडी पर चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर खुद को फौरन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। वो बिल्कुल सेम केस यहाँ पर भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नोट कीजिएगा कि लाइंस और यहाँ पर जो इसका वेक्टर एरिया होगा एंगल 0 है, तो फ्लक्स ई ए होना चाहिए। और अगर इधर देखूं तो लाइंस और वेक्टर एरिया फ्लक्स एंगल फिर 0 है, तो फ्लक्स को ई ए होना चाहिए। टोटल फ्लक्स तो 2EA हो जाएगा। और हम लोगों ने ये बात देखी कि जैसे कि फार्मूला हमें कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, और गॉसेस लॉ कहता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं। अगर हमें चार्ज पता होता, पर हमने तो चार्ज को स्प्रिंकल किया है। अगर हम चार्ज को फैला देते हैं किसी एरिया के ऊपर तो फिर चार्ज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म सामने आती है, एंड दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बेसिकली सिग्मा है, जो बताती है कितना चार्ज कितने एरिया पर फैला है। तो चार्ज पर एरिया होना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें तो ये आ जाता है सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। उनको देखें ना, अगर सिग्मा क्यू बाय ए है तो क्यू को सिग्मा ए होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ए इस ए के साथ कट जाएगा, और जो इंटेंसिटी का फार्मूला निकलेगा फॉर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर फॉर्म है तो फिर साथ आर डायरेक्शन भी उसकी इन्वॉल्व होगी। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी
ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। हमें यहाँ से एक बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप बहुत इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। एमसीक्यू से ये पूछा गया कि इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज, इंटेंसिटी कितनी होगी? अल्फा ऑप्शन है पाई के सिग्मा, बीटा ऑप्शन है 2 पाई के सिग्मा, चार्ली ऑप्शन है 4 पाई के सिग्मा, और डेल्टा ऑप्शन है 8 पाई के सिग्मा। अब यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो हमें इस टर्म में पढ़ाया है, पूछ उसने कैसे लिया है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा बताऊँ की पॉइंट और आप पूरी बात समझ जाएंगे। हम इस बात को जानते हैं कि जो k होता है ना, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये 1/4 पाई k है। सिर्फ इसकी आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये बन जाता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू, मैं इसको बिल्कुल स्केलर फॉर्म में कर रहा हूँ, सिग्मा बाय 2 1/4 पाई के। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया, एंड द एंड रिजल्ट बिकम्स 2 पाई के सिग्मा। सो द करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस इज एक्चुअली बीटा। तो देखें, ऐसा नहीं कि हमने एक ही रवायती फार्मूला याद कर लेना और वही हमारा आंसर होगा। वो हमें इस तरह से के कूलम्स कांस्टेंट की टर्म्स में भी पूछ सकता है। अब हम आगे चलते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ कि वो क्या है। तो थर्ड एप्लीकेशन हमारी है बेसिकली पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स। पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम बात कर रहे हैं ऐसी प्लेट्स की जो आपस में पैरेलल हैं, कुछ इस तरह से, एंड दे आर चार्ज्ड एज वेल। पैरेलल as well as charged। अब मेरे पास ये आ गई हैं 2 प्लेट्स। स्टूडेंट्स, इस पर है पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट, जबकि नेगेटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट। और लाइंस मूव करती हैं, पढ़ा था, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, या फिर ओरिजिनेट करती हैं हाई पोटेंशियल से और लाइंस एंड कर जाती हैं किस पे? लो पोटेंशियल के ऊपर। सो कुछ हमारे पास ऐसा पैटर्न बनेगा चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स का। अब नोट कीजिएगा, अगर हम इस केस में देखें तो ये भी क्लोज शेप नहीं है, लेकिन हम इस केस में एक क्लोज्ड शेप को इमेजिन कर लेते हैं, जो कि कुछ यहाँ पे हम ऐसे इमेजिन करेंगे, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसे हमारी सरफेस इमेजिन होगी। दिस इज अ रेक्टेंगुलर सरफेस, और क्योंकि ये एक क्लोज सरफेस है तो फिर इस पे गॉसेस लॉ अप्लाई किया जाता है। और जो आपका रिजल्ट इस केस में आता था वो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। रिजल्ट बनता था इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी फार्मूला को
हम वेक्टर फॉर्म में देखें स्टूडेंट्स तो वो आ जाता है वेक्टर इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जबकि साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर हम यहीं पर देखें ना स्टूडेंट्स तो कुछ ऐसे आ जाता है। इन दिस केस अगर मैं इसको फर्दर लिखूं तो ये आता है 4 पाई के सिग्मा। वो कैसे? एप्सिलॉन नॉट था 1/4 पाई के, वो ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट्स इट विल बिकम 4 पाई के सिग्मा। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, जब मेरे पास एक प्लेट थी ना, जब मेरे पास एक शीट थी तो 2 पाई के सिग्मा था। जब मैंने 2 शीट्स ले ली और वो आमने सामने आ गई और रेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करना शुरू हो गई फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, तो आपने नोट किया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डबल होगी। जैसे ही नंबर ऑफ प्लेट्स 1 से 2 हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 2 टाइम्स हो गई। 2 पाई के सिग्मा से 4 पाई के सिग्मा पर इंटेंसिटी चली गई। अगर मैं यहाँ से देखूँ ना तो आपकी बुक में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताता है वो। असल में ये जो प्लेट्स है ना, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग हैं, इसीलिए देखें इनकी ऐसी लाइंस आ रही हैं। अगर मेरे पास इनफाइनाइट लॉन्ग ना होती, अगर तो फाइनाइट लॉन्ग होती, इन केस ऑफ फाइनाइट लॉन्ग जो कुछ ऐसे बन सकती हैं। शेप तो उनकी सेम ही होगी ना, वो तो बिल्कुल सेम है। हमारे पास ऐसे केस में जहाँ पर इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स हैं और बिल्कुल सेम वे में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो लाइंस कुछ ऐसी फॉर्मेशन होगी, एजेस पे कर्व्ड, फिर स्ट्रेट, और जब एजेस आ जाएंगे तो फिर कर्व्ड। स्टूडेंट्स, जहां पर इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स होंगी तो इन इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स के अंदर हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड होती है। इन इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स के दरमियान में हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया। और इसी को अगर मैं 2D वे में शो करना चाहूँ आपकी आसानी के लिए तो डैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर तो मैं इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स की बात करूँ तो उनके हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम, हर पॉइंट पे फोर्स सेम, और वो कुछ ऐसे बनेगी। देखें ना, हर जगह इक्वी डिस्टेंट और पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह पर इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। और अगर तो मैं बात करता हूँ ऐसे ही किसके बारे में, फाइनाइट प्लेट्स के बारे में, कि अगर मेरे पास फाइनाइट प्लेट्स हैं और इन फाइनाइट प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिड रीजन में तो यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन एजेस पे जाके वो यूनिफॉर्मिटी शो नहीं करते, वो कुछ ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। अगर तो मेरे पास ये फाइनाइट लॉन्ग प्लेट्स होती तो इनका बिहेवियर कुछ ऐसा शो होता, नोट कीजिएगा, डैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि एजेस पर नॉन यूनिफॉर्मिटी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल पार्ट पे यूनिफॉर्मिटी आ जाती और फिर एजेस पे नॉन यूनिफॉर्मिटी आती।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एजिस पर, एजिस पे नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ फाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। स्टूडेंट्स, इन्हीं चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स को, इन्हीं चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स को हम कैपेसिटर भी कहते हैं। दीज चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटर, जिसका अगर ओल्ड नेम देखें तो इसको ओल्ड नेम पे कंडेंसर भी कहते थे, लेकिन अब वी कॉल इट कैपेसिटर। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जहन में आती है, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे हम। हमने देखा था ना फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर कि एक मेटालिक स्फीयर के दरमियान में पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो आपने लाजमन जहन में रखनी है अपनी बुक की एग्जाम्पल 12.3 को रखना है जहन में। ये क्या कहता है? ये हमें कहता है इफ देयर आर टू ऑपोजिट चार्जेस, आइडेंटिकल ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, what will be the net potential, what will be the net potential उनके सेंट्रल पॉइंट पे क्या होना चाहिए? तो ज़रा नोट कीजिएगा, हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। ए बी, दिस इज सी ऑप्शन, एंड डेल्टा इज 3 वोल्ट। हमने इसको सॉल्व कैसे करना है प्रॉपर, नोट कीजिएगा। इस पॉइंट पे जो इस चार्ज का पोटेंशियल है, डैट इज, हमने नेट निकालना है ना, तो दोनों का काउंट करेंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जो पोटेंशियल पॉजिटिव का है डैट इज के प्लस क्यू बाय आर, जो नेगेटिव का है डैट इज के माइनस क्यू बाय आर। माइनस क्यू क्यों? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पोटेंशियल के अंदर नेचर ऑफ चार्ज काउंट होती है। तो ये आ जाएगा के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू 0। तो द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज इज अल्फा। यही क्वेश्चन वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, यूं ना कहता, वो आपसे ये भी कह सकता था कि इफ देयर आर टू चार्जेस ऑफ +10 एंड -10, तो फिर सेंट्रल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? स्टूडेंट्स, चार्जेस सिमिलर हैं, ऑपोजिट हैं, ये भी 0 होगा। तो वो आपको मैग्नीट्यूड दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, पर आपने याद रखना है कि नेट पोटेंशियल एट सेंटर इट विल ऑलवेज बी 0, वो हमेशा 0 ही होना चाहिए।